हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की सबसे खतरनाक फाइट, जो कि है अपर मून 1 वर्सेस सानेमी गेन्या मुंचिरो एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा योमी। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस खतरनाक फाइट को। हम देखते हैं कि अकाजा वर्सेस तांजीरो और ग्यू की फाइट खत्म हो चुकी होती है। वो दोनों को चिंता थी कि वो बाकी के अपर मून को कैसे हारेंगे, जबकि अपर मून 3 ने उनकी हालत खराब कर दी थी। लेकिन तभी मैसेंजर क्रो आकर उन्हें बताता है कि शिनोबु, कानाओ और इनोस्के ने अपर मून टोमा को हरा दिया है, जिससे तांजीरो और ग्यू को थोड़ी शांति मिलती है। और यहाँ से शुरू होती है मित्सुरी और ओबनाई वर्सेस अपर मून 4 की फाइट। फाइट की शुरुआत में मित्सुरी ढूंढ लेती है नाकिमे को, जो कि पूरे इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर रही थी और सारे डीमन स्लेयर की मुश्किलों को बढ़ा रही थी। जैसे ही ओबनाई नाकिमे को देखता है, वो समझ जाता है कि ये तो अपर मून 4 है और कहता है कि अपर मून 4 को तो तोकितो ने हरा दिया था, इसका मतलब नाकिमे बस एक रिप्लेसमेंट है। वही मित्सुरी ये सोच रही थी कि शिनोबु ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है, जबकि वो उससे भी छोटी है, तो अपर मून 4 को मारना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो अपना पेश देने के लिए वो कूद पड़ती है नाकिमे के ऊपर और अपनी लव ब्रीदिंग से वो नाकिमे पर अटैक कर देती है। लेकिन नाकिमे, जो कि पूरे इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर सकती है, वो मित्सुरी के सामने एक दीवार खड़ी कर देती है, जिसकी वजह से मित्सुरी अपना अटैक नहीं कर पाती और ओबनाई के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो चुकी थी। तभी ओबनाई उसे गिरने से बचा लेता है और मित्सुरी से कहता है कि तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, अभी हमें पता नहीं कि हमारा अपोनेंट क्या कर सकता है, इसीलिए ध्यान से देखो और शांत रहने की कोशिश करो। जिस पर मित्सुरी को काफी ज्यादा शर्म आती है, वो इतना बच्चों जैसा काम कैसे कर सकती है। तभी वो लोग जिस डोर पर खड़े हैं वो डोर खुल जाता है, लेकिन वो दोनों भी हाशिराज है। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन नाकिमे बार बार उन दोनों को परेशान करने के लिए इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर रही थी। लेकिन मित्सुरी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और ओबनाई अपनी स्पीड की वजह से नाकिमे के हर हमले को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जिस फ्लोर पर मित्सुरी खड़ी थी, वो फ्लोर बड़ी ही तेजी से मित्सुरी को सीलिंग की तरफ ले जाती है और मित्सुरी छत से टकराने वाली थी। तभी वो बड़ी मुश्किल से बच पाती है। मित्सुरी तभी समझ जाती है कि नाकिमे इन्फिनिटी कैसल को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकती है, और ये समझने के बाद मित्सुरी फिर एक बार नाकिमे पर अटैक कर देती है। और जब मित्सुरी नाकिमे पर अटैक कर देती है, नाकिमे फिर से एक विंडो खोल देती है, जिसके थ्रू मित्सुरी नीचे गिर जाती है। जिसके बाद ओबनाई यूज करता है स्नेक ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म को, स्मॉल स्नेक पॉइजन फैंग, जो अटैक बहुत ही पावरफुल था और नाकिमे का गला काट सकता था। लेकिन अटैक हिट करने से पहले ही नाकिमे अपनी मैनिपुलेशन की मदद से खुद को बचा लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें व्योमे और मोइचिरो को दिखाते हैं, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे। वो मुजान के काफी ज्यादा क्लोज थे, लेकिन तभी नाकिमे की मैनिपुलेशन की वजह से एक दीवार मोइचिरो से टकरा जाती है और उसे लेकर किसी और रूम में फेंक देती है, जिससे ग्योमे और मोइचिरो अलग हो जाते हैं। और मोइचिरो जिस रूम में एंटर करता है, वहां पर वो देखता है एक अपर मून को, अपर मून 1 कोकुशिबो। कोकुशिबो का पहला रिएक्शन होता है, तुम तो जाने पहचाने लगते हो। और दूसरी तरफ मोइचिरो को रियलाइज होता है कि वो अपर मून 1 के सामने खड़ा है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अपर मून 1, जो कि ट्रांसफॉर्मर वर्ल्ड को देख सकता था, वो मोइचिरो की बॉडी को देखते हुए सोचता है कि इस बच्चे में कुछ तो खास बात है। और वही मोइचिरो ये सोच रहा था कि अपर मून 1 बाकी सारे अपर मून से कितना ज्यादा अलग है, उसमें कितनी पावर होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही मैजेस्टिक है। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि इस डीमन के पास तो एक स्वॉर्ड भी है, इसका मतलब ये ह्यूमन लाइफ में एक डीमन स्लेयर था। एकदम से मोइचिरो के हाथ कांपने लगते हैं। उसके मन में काफी सारे डाउट आने लगते हैं कि क्या वो इसको हरा भी सकता है। मोइचिरो की बॉडी उससे लड़ने से मना कर रही थी, क्योंकि इस मोमेंट से पहले उसने कभी ऐसी प्रेजेंस को फील नहीं किया था। तभी कोकुशिबो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मिस थाशिरा बोलता है तोकितो मोइचिरो, और कोकुशिबो समझ जाता है कि सुकीगुनी नाम अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोइचिरो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि ये सुकीगुनी क्या है, जिस पर कोकुशिबो बताता है कि ये एक लेजेंडरी सरनेम था, और जब मैं इंसान था तब मेरा भी सरनेम सुकीगुनी था।
जिसके बाद कोकोशिबो बहुत ही बड़ा रिवील करता है क्योंकि तो मोइचिरो उसी का डिसेंडेंट है। डीमन बनने से पहले कोकोशिबो की जो फैमिली थी, आगे चल के इसी फैमिली में मोइचिरो का जन्म होता है और ये सुन के मोइचिरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। पहले तो मोइचिरो को यकीन ही नहीं होता है कि वो अपर मून 1 का डिसेंडेंट है और इसी से रिलेटेड उसके दिमाग में कई सारे सवाल आने लगते हैं, लेकिन वो खुद को शांत करता है क्योंकि इस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका डिसेंडेंट है। अभी अपर मून 1 उसका अपोनेंट है। खुद को शांत करने के बाद मोइचिरो अपनी तलवार पर हाथ रखता है अपने अटैक को लॉन्च करने के लिए और कोकोशिबो इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि इतने इंटेंस माहौल में भी मोइचिरो ने खुद को काफी जल्दी शांत कर लिया और ऐसा सिर्फ एक सुकीगुनी का डिसेंडेंट ही कर सकता है। तभी मोइचिरो कोकोशिबो पर अटैक कर देता है। मिस्ट ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म 8 लेयर मिस्ट, जो कि वैसे तो बहुत पावरफुल अटैक था, लेकिन कोकोशिबो बिना किसी दिक्कत के उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वो मोइचिरो की तारीफ भी करता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे अपने डिसेंडेंट से ऐसी ही उम्मीद थी। तभी मोइचिरो लॉन्च करता है मिस्ट ब्रीदिंग के 5th फॉर्म टी ऑफ क्लाउड मिस्ट, जो कि अगेन काफी ज्यादा स्मूथ अटैक था, लेकिन कोकोशिबो इसे भी डॉज कर लेता है। कोकोशिबो पावरफुल तो था ही, लेकिन साथ ही उसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा था। वो कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम 14 साल के हो और तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा रिफाइन है। साथ ही वो मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कोकोशिबो ये भी कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा खून आज भी जिंदा है, जिसके जवाब में मोइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करता है और कहता है भले ही मैं तुम्हारा डिसेंडेंट हूँ, लेकिन इतने सालों के बाद तुम्हारे खून की एक भी बूंद मेरे अंदर नहीं है। और कोकोशिबो देखकर हैरान था कि इतने सालों के बाद फाइनली किसी ने डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया है। तभी मोइचिरो अपनी मिस्ट ब्रीदिंग के 7th फॉर्म हेज को यूज करता है और ये अटैक इतना ज्यादा स्मूथ और इतना ज्यादा फास्ट था जितना कोकोशिबो ने सोचा भी नहीं था। लेकिन वो अटैक कोकोशिबो को हिट नहीं होता। इस पॉइंट पर कोकोशिबो अब खेलना बंद कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को पहली बार निकालते हुए मोइचिरो का हाथ काट कर अलग कर देता है। इस अटैक से मोइचिरो काफी ज्यादा पैनिक मोड में चला जाता है क्योंकि अपर मून 1 ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर सकता है और ये मोइचिरो ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए और अपने एक ही हाथ से अगेन वो कोकोशिबो पर अटैक कर देता है, लेकिन कोकोशिबो मोइचिरो की तलवार को पकड़ लेता है और मोइचिरो की तलवार को उसी की चेस्ट में घुसाकर एक पिलर पर टांग देता है। मोइचिरो के टैलेंट को देखकर कोकोशिबो उसे एक ऑफर देता है कि वो उसे डीमन बना देगा और उसके बाद मोइचिरो एक अपर मून बन जाएगा। आगे वो उसे बताता है कि अगर वो डीमन बन जाएगा तो उसका हाथ भी रीजनरेट हो जाएगा और उसका टैलेंट भी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर मुजान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और मोइचिरो, जिसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकले। तभी उस रूम में एंटर करता है गेन्या और कोकोशिबो को मारने के लिए पीछे से एम करता है और जैसे ही वो गोली चला देता है तभी कोकोशिबो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही बैडेस्ट तरीके से पूछता है कि क्या उसने अभी अभी सही कहा। और तभी गेन्या को रियलाइज होता है कि वो गोली चला पाता उससे पहले ही कोकोशिबो ने उसका हाथ काट दिया था। और मोइचिरो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा घबरा चुका था गेन्या, जो कि अपनी तलवार को निकालता है और कोकोशिबो पर अटैक करता है, लेकिन कोकोशिबो उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और गेन्या का खून बहने लगता है। तभी गेन्या को समझ आता है कि कोकोशिबो ने उसका सिर्फ हाथ ही नहीं काटा था, साथ में उसकी आधी बॉडी भी काट दी थी। ये देखने के बाद मोइचिरो अपनी सारी ताकत लगा देता है खुद को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो ऐसा कर नहीं पाता। कोकोशिबो को बहुत अजीब लगता है कि गेन्या अभी तक नहीं मरा और उसे आज से 300 साल पहले एक इंसान की याद आती है जो कि गेन्या की तरह ही डीमंस को खाया करता था। लेकिन जब कोकोशिबो ने उसे बीच में से काटा था तब वो मर गया था और गेन्या अभी भी जिंदा है, तो इसका मतलब उसका गला काटना होगा। वैसे भी वो मार्केट में गेन्या जैसे फेक डीमंस को नहीं घूमने दे सकता। कोकोशिबो अपनी तलवार को निकालता है और वो गेन्या का गला काटने वाला था, तभी वहाँ पर विंड हशिरा आ जाता है। सानेमी अपने विंड ब्रीदिंग के 4th फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म से कोकोशिबो को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। सानेमी कहता है वो अपर मून 1 का सर धड़ से अलग कर देगा, जिसके बाद वो अपने छोटे भाई गेन्या से कहता है कि तुमसे बेवकूफ भाई मैंने आज तक नहीं देखा।
तुम लोग सर्वाइव कर सको इसलिए मैंने अपनी माँ को भी मार दिया। जिसके बाद गेन्या को याद आता है जब तांजीरो ने उसे बताया था कि उसने सानेमी से किसी भी टाइप की नफरत को स्मेल नहीं किया था। मतलब सानेमी गेन्या से नफरत नहीं करता था, उल्टा सानेमी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिर हम देखते हैं सानेमी को जो कहता है मैं बस चाहता था कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो जिसमें तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे बच्चे हो और तुम एक बूढ़े हो और अपनी फैमिली से उतना ही प्यार करो जितना तुम हमसे नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी गेन्या डीमन स्लेयर बनने का रास्ता चुनता है। जो भी हो वो किसी भी डीमन को अपने भाई को हाथ नहीं लगाने देगा, भले ही वो अपर मून 1 क्यों ना हो। और ये सुनने के बाद गेन्या रोने लगता है। वही कोकोशिबो बोलता है 2 डीमन स्लेयर भाइयों को देखकर मेरी यादें ताजा हो गई। फिर गुस्से में सानेमी कोकोशिबो पर चिल्लाता है और उस पे अटैक कर देता है। इसके जवाब में कोकोशिबो भी अपनी तलवार को स्विंग करता है, लेकिन सानेमी नीचे झुककर उसके पैरों के नीचे से निकल जाता है और यूज करता है विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म डस्ट्रिल विंड को, जिससे बचने के लिए कोकोशिबो को हवा में कूदना पड़ता है। जिसके बाद फाइनली सानेमी और कोकोशिबो की तलवार आपस में टकराती है और उसकी तलवार को देखकर सानेमी का पहला रिएक्शन होता है कि यह तलवार कितनी ज्यादा डिस्कस्टिंग है, क्योंकि कोकोशिबो की तलवार में काफी सारी आंखें होती है और पूरी तलवार से नसें दौड़ रही थी, मानो जैसे वो तलवार जिंदा हो। जिसके बाद कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग के 5th फॉर्म को, जिससे सानेमी बेयरली डॉज कर पाता है और सानेमी ये भी नोटिस करता है कि वो अपने अटैक को रिपीट कर सकता है बिना उसकी तलवार को हिलाए। जिसके बाद सानेमी भी यूज करता है विंड ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म को, लेकिन कोकोशिबो उसे भी काउंटर कर लेता है। कोकोशिबो नोटिस करता है कि सानेमी के पास बहुत ज्यादा पावर्स है और इस वक्त वो अपने फुल पोटेंशियल में है। सानेमी भी अपर मून की पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन फाइनली वो इस नतीजे पर आ जाता है कि कोकोशिबो के हर स्लैश में या फिर ये कह लो हर अटैक में कई सारे अलग अलग स्लैश होते हैं और इससे सानेमी समझ जाता है कि मोइचिरो इसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया होगा। कोकोशिबो की इनसेन पावर को देखकर सानेमी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सानेमी के हिसाब से वो एक वर्थ किलिंग डीमन है। जिसके बाद सानेमी लॉन्च करता है विंड ब्रीदिंग के 2nd फॉर्म प्यूरिफाइंग वाइंड क्लॉज को, लेकिन कोकोशिबो वो इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है सानेमी भी ऊपर से हमला करने वाला था, लेकिन कोकोशिबो उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन सानेमी के पास एक और सरप्राइज अटैक था जिसमें वो गेन्या की स्वॉर्ड को अपने पैरों से पकड़ता है और नीचे की तरफ से डायरेक्टली गले पर हमला करता है, लेकिन कोकोशिबो उसे भी डॉज कर लेता है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है दोनों ही अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को एनहांस करते हैं और अपनी पावर लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन एक लिमिट को रीच करने के बाद सानेमी कोकोशिबो के सामने कमजोर पड़ने लगता है और कोकोशिबो का अटैक सानेमी के बहुत ही पास से निकलता है, जिससे सानेमी बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। मोइचिरो और गेन्या दोनों ही इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन द एंड एक हशीरा एक अपर मून से नहीं जीत सकता, खासकर अपर मून 1 से। तभी कोकोशिबो को याद आता है कि सेनगोकू इरा में उसने पहले भी एक विंड हशीरा के साथ फाइट करी थी और वो हशीरा भी सानेमी के जितना ही पावरफुल था। और तभी कोकोशिबो लॉन्च करता है मून ब्रीदिंग के 6th फॉर्म सॉलिटरी मून इन द इटर्नल नाइट AVC। इस अटैक के अंदर कई सारे पावरफुल स्लैशेस थे और ये अटैक सानेमी को डायरेक्टली हिट करता है और उसकी बॉडी पर कई सारे गहरे निशान छोड़ देता है। इस अटैक से रूम के अंदर जितने भी पिलर्स थे वो सभी कट जाते हैं। गेन्या जो कि ये अटैक को देखकर घबरा चुका था, वो अपने बड़े भाई को देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जमीन पर कटा हुआ पड़ा है और उसके सामने एक पिलर है, जिसकी वजह से सानेमी भी उसे नहीं दिख रहा था, जिससे वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सानेमी को जो कि पूरी तरीके से शॉक है ये देखकर कि उसकी पूरी बॉडी पर हर जगह कट्स है। फिर कोकोशिबो सानेमी की तारीफ करता है क्योंकि काफी टाइम बाद कोकोशिबो ने इतना लंबा बैटल किया है। साथ ही वो ये भी बोलता है अगर तुम हिले तो तुम्हारी बॉडी से सारे ऑर्गन्स बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी कोकोशिबो को अजीब सी फीलिंग आने लगती है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिस पर सानेमी भी हंसने लगता है क्योंकि सानेमी का ब्लड सबसे ज्यादा रेयर है। सभी डीमंस बस इसे खाना चाहते हैं और तभी सानेमी कोकोशिबो पर हमला कर देता है और हंसते हुए बताता है कि
उसके खून की खुशबू से कोई भी डीमन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और एक अपर मून तक इस ब्लड को रेजिस्ट नहीं कर सकता। और कोकोशिबो समझ जाता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। फिर हम सानिमी का फ्लैशबैक देखते हैं। सानिमी को पहली बार पता चलता है कि उसका ब्लड इतना ज्यादा रेयर है कि उसकी मॉम जब एक डीमन बन गई थी और अपने ही बेटे पर हमला कर चुकी थी, तब सानिमी के ब्लड की वजह से उसकी मॉम पहले से ज्यादा कमजोर और स्लो हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी डीमन माँ को मार पाया। जिसके बाद से अपने ब्लड की मदद से सानिमी ने कई सारे डीमंस को हंट करना स्टार्ट कर दिया था और उसे बस एक ही चीज पता थी कि डीमंस को मारने के लिए उन्हें सूरज के सामने लाना होता है। और सानिमी भी वही करता था, बिना ये जाने कि डीमन स्लेयर नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है। हालांकि ऐसे करने के दौरान किसी डीमन को रात भर संभाले रखना एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। ऊपर से वो अपनी माँ की वजह से काफी हद तक ब्लाइंड हो जाता है, उसे काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन किसी रैंडम डीमन को पकड़ते हुए सानिमी की मुलाकात होती है मासाचिका नाम के एक डीमन स्लेयर से, जो कि उसी डीमन को मारने आया था जिसे सानिमी ने मार दिया था। और तभी से सानिमी और मासाचिका अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और सानिमी को ये भी पता चलता है कि डीमन स्लेयर नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है। और बहुत कम टाइम में ये दोनों दोस्त इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि एक लोअर मून 1 को हरा दिया था। हालांकि उस फाइट में मासाचिका मारा जाता है और सानिमी अकेला बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट में सानिमी भी हमला कर देता है कोकोशिबो पे विंड ब्रीदिंग के 6 फॉर्म ब्लैक स्मोक स्टॉर्म से, और ये अटैक कोकोशिबो के बहुत पास से गुजर जाता है। सानिमी की बढ़ती ताकत और इस हालत में लड़ने की क्षमता को देखकर कोकोशिबो इम्प्रेस हो जाता है। साथ ही वो ये भी कंक्लूजन निकालता है कि सानिमी ने अपनी मसल को टाइट करके रखा है ताकि उसके ऑर्गन्स शरीर से बाहर ना निकल जाए। और कोकोशिबो यहाँ तक ये भी कह देता है कि कोई आम इंसान इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन तभी कोकोशिबो सानिमी की तलवार पर अपना पैर रख देता है और अपनी तलवार से उसका गला काटने ही वाला था। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब सानिमी पहली बार कगाया ओबोयाशिकी से मिलता है, तब सानिमी बहुत ज्यादा बदतमीज था। वो कगाया को स्माइल करते हुए देखता है और सानिमी को उस पर गुस्सा आने लगता है। सानिमी ये भी कहता है कि तुम डीमन स्लेयर को हथियार की तरह यूज करते हो और खुद बस अपने मेंशन में बैठे हुए स्माइल करते हो। ये सुनते ही स्टोन हाशिरा ग्योमे को गुस्सा आ जाता है और वो शिनोजुगावा सानिमी को तमीज सीखने को बोलता है और दूसरों से कैसे बात करते हैं वो भी सीखना चाहिए। लेकिन कगाया ग्योमे को रोक देता है और सानिमी से कहता है, आई एम सॉरी, मैं बहुत ही कमजोर बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ, इतनी ज्यादा कमजोर कि वो तलवार को 5 बार स्विंग भी नहीं कर सकता। वो फिजिकली तो किसी के काम नहीं आ सकता, लेकिन कगाया से जो भी चीज हो सकती है वो सब करने की कोशिश करता है। साथ ही कगाया ये भी कहता है कि अगर वो मारा भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जान की कीमत किसी भी डीमन स्लेयर से ज्यादा नहीं। कगाया कहता है कि ये उसकी गलती है, मासाचिका की मौत के इतनी जल्दी उसने सानिमी को बुला लिया। ऊपर से सानिमी को कगाया से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। सानिमी जैसे ही मासाचिका का नाम सुनता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आखिर कगाया को किसी रैंडम डीमन स्लेयर का नाम कैसे पता, जिस पर शिनोबु की बड़ी बहन कनाया कहती है कगाया सामा को हर डीमन स्लेयर के बारे में पता है। तभी कगाया खड़ा होता है और सानिमी के पास आकर उसे एक लेटर देता है, जो लेटर इसके दोस्त मासाचिका ने लिखा था। मासाचिका का एक छोटा भाई भी था जो काफी टाइम पहले एक डीमन की वजह से मारा गया था और उसे सानिमी के अंदर अपना छोटा भाई दिखता था। जब सानिमी उस लेटर को खोलकर पढ़ता है तब उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। कगाया का मानना था कि मासाचिका और कगाया का सपना सेम है कि अपनी पूरी लाइफ जिए और बिना किसी अननेचुरल डेथ के आखिरी सांस तक खुश रहे। ये सारी चीजें सानिमी याद कर रहा था। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि कोकोशिबो अपनी तलवार से सानिमी पर अटैक करने वाला था। तभी सानिमी गेने की गन को बीच में अड़ा लेता है और कोकोशिबो पर शूट कर देता है, लेकिन कोकोशिबो अपनी तलवार से उन बुलेट्स को ब्लॉक कर देता है। गुस्से में कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म डेथ मून को। इससे पहले अटैक सानिमी को हिट करता तब तक सानिमी वहां से गायब हो जाता है और तभी एंट्री होती है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे की। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी फाइट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।